हमारे साथ खास मेहमान है विराग गुप्ता, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए विराग जी। और आप जरा हमें समझाइए कि जो ये एक तरह से नाम एकदम अचानक बदला गया और यह सामने आया कि एकनाथ शिंदे होंगे, यही रणनीति रही होगी, कैसे आप देखते हैं इसे? क्योंकि कयास सवाल यही उठाए जा रहे थे जब तक ये विधायक गण नहीं आए थे गुवाहाटी से, ये गोवा पहुंचे। ये सवाल उठ रहा था कि किस तरह ये शिवसेना, क्या ये शिवसैनिक कहलवाएंगे, असली शिवसेना किसकी होगी, किसके पास तीर कमान होगा, जो मैस्कॉट है बाघ का किसके पास होगा, और तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भी हैं। तो सवाल कई बने हुए थे और आज जिस तरह से फैसला आया उससे लगा कि कई सवालों पर विराम लगा होगा। आप बताइए, आप किस तरह से देख रहे हैं जो एकनाथ शिंदे का नाम सामने आया है इसे? में जब मैटर चल रहा है और उसमें अगली सुनवाई होनी है एक हफ्ते बाद, तो उसको देख करके ये लग रहा है कि तीन स्तरीय रणनीति है और निश्चित तौर पर राजनेताओं की सभी की होती है, एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म रणनीति थी कि उद्धव ठाकरे को अल्पमत की सरकार होने के नाते उनकी सरकार खत्म हो, वह रणनीति कल रात में सफल हुई। दूसरी रणनीति थी कि नई सरकार बने, उसका प्रोसेस आज चालू हो रहा है। अब तीसरा उसका जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है वो ये है कि बहुमत हासिल करने के बाद पार्टी को औपचारिक तौर पर शिवसेना की मान्यता मिले। शिवसेना की मान्यता के लिए दो अथॉरिटीज इंपॉर्टेंट हैं, एक स्पीकर और दूसरा चुनाव आयोग। लेकिन आज जो घटनाक्रम हुआ है, मुझे नहीं मालूम है कि समर्थन पत्र में कैसे किस तरीके से दिया गया है, लेकिन गवर्नर जब बुला रहे हैं तो गवर्नर के सामने भाजपा प्लस इंडिपेंडेंट के साथ जो ये विधायक हैं, जो बागी विधायक जिनको बोला जा रहा है और आगे चल के वो शिवसेना के मुख्य विधायक कहे जा सकते हैं, तो उन्होंने अपने आप को क्या बोला है? उन्होंने क्या अपने आप को शिवसेना के विधायक बोला है? तो रिकॉर्ड में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जब प्रोसीडिंग्स चली तो रिकॉर्ड में जो 40 विधायक के आसपास उनका रिकॉर्ड में आ गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने उनकी पिटीशन उनका रिकॉर्ड में आया। आज गवर्नर जब समर्थन पत्र के आधार पर जब उनको बुला रहे हैं तो उनके गुट को औपचारिक तौर पर मान्यता मिली है। और इसको हम पिछले 24 घंटे के घटनाक्रम से इस तरह से जोड़ सकते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने फ्लोर टेस्ट को फेस करने के बजाय न सिर्फ त्यागपत्र दिया उद्धव ठाकरे ने, बल्कि एमएलसी पद से भी त्यागपत्र दिया। तो एमएलसी पद से त्यागपत्र देकर वो जो एक सिंपैथी एक बनाना चाह रहे थे कि मैं किंग नहीं हूं, मैं किंग मेकर बना रहूंगा, तो वो भाजपा उसकी काट में अपने आप को सरेंडर कर रही होगी कि हम इसमें सत्ता के बजाय हम शिंदे को चाहते हैं। तो वो बराबरी का वो राजनीति है, मेरा उसमें ज्यादा आकलन नहीं है। पर इसमें प्रश्न अभी ये आएगा कि जो व्हिप है, जो पहली लड़ाई है व्हिप की है कि व्हिप किसका रहेगा। तो अब ये मुख्यमंत्री बन गए हैं तो अपने व्हिप को जारी करके सारे विधायकों को बाध्य कर सकते हैं शिवसेना के कि आप मेरे पक्ष में वोट दीजिए, और वो लेगेसी मनाएंगे कि बाल ठाकरे की लेगेसी है। तो असली शिवसेना और सरकार, अब शिवसेना का जो निर्धारण होना था अभी तक तीन बातों पर होना था। शिवसेना का संविधान, जिसमें कि मोटे तौर पे कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे के लोगों का कब्जा है, जिसमें 9 में से लगभग 8 लोग पदाधिकारी उनके थे। दूसरा था संगठन, तो संगठन फ्लोटिंग है। और तीसरा था विधायक, तो संगठन जब सरकार जिसकी बन जाती है संगठन उसके पास आ जाता है। और जो विधायक हैं तो वो एक दिलचस्प बात यह है कि जो मुख्यमंत्री थे वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे, वो एमएलसी थे, और विधानमंडल के जो नेता थे वो शिंदे थे। तो विधानमंडल का नेता मुख्यमंत्री बन गया, तो इससे जो लॉन्ग टर्म एम है कि शिवसेना में उद्धव ठाकरे की जो औपचारिक व्यवस्था को खत्म करके और अपनी निर्भरता वाले व्यक्ति को शिवसेना का औपचारिक हेड बनाना, तो मुझे लग रहा है कि उस दिशा में एक आक्रामक प्रयास है, क्योंकि एक अभी तक डिफेंसिव गेम खेल रहे थे, ये एक आक्रामक प्रयास है जिससे कि शिवसेना के तौर पर शिंदे गुट को, अभी शिंदे गुट कहा जा रहा है, जिससे वो न सिर्फ शिवसेना के वारिस बने बल्कि उनको सिंबल भी मिले जो 1968 के रूल्स के तहत चुनाव आयोग जिसके बारे में फैसला करेगा। बिल्कुल, ये बहुत अहम आपने कहा कि एक आक्रामक दाव के तौर पर देखा जा रहा है जो बीजेपी ने चला है। आपका आकलन ये है क्योंकि एक गणित ये भी दिया जा रहा था, मैं सीटों पर भी आऊंगी, कि शिवसेना 73 से 56 पर आ गई और बीजेपी 42 से 106 पर पहुंची हुई है जब ये चुनाव वगैरह हुए थे।
तो क्योंकि जब ये शिंदे गुट था, जब ये नाराज था, तो इनका प्रहार एनसीपी पर ये था कि भाई एनसीपी ज्यादा अग्रसर होकर आगे बढ़ रही है। लेकिन राजनीति में जो दल समर्थन करता है वो ही एक तरह से हावी हो जाता है। सत्ता की लालसा सबको होती है। ये बहुत अहम आपने हमें समझाया कि किस तरह से एक आक्रामक कदम के तौर पर देखा जाए। लेकिन फिर भी जो सवाल सर ये रहेगा, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन क्या कुछ अड़चन थी जिस पर विराम भी अब लग जाएगा? जिस तरह से जो तीर कमान किसके पास होगा, क्या कोई जा सकता है कोर्ट में इसको लेकर, उस लिहाज से क्या? क्योंकि जब आपको याद होगा रामविलास पासवान की पार्टी का दो गुट में बंट गई थी, उनके बेटे और उनके भाई के बीच, तो जो उनका सिंबल था उसको लेकर रस्साकशी चली। 2021 में मामला था, 2022 हो गया, काफी लंबा समय वो सिंबल फ्रीज हो गया। तो अब क्या होगा? जो ये तीर कमान का है ये फ्रीज हो जाएगा या एकनाथ शिंदे ग्रुप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने पहला इंटरिम आदेश जारी किया था, उस इंटरिम आदेश से साफ था कि जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो पूरी प्रोसीडिंग्स हैं उसके बारे में जो 5 लोग हैं अलग अलग तरीके से जवाब फाइल करेंगे। 3 दिन के भीतर उनको जवाब देना था और उसका रिजाइंडर फाइल करना था और अगली सुनवाई उसमें 11 तारीख है। तो वो मैटर अभी पेंडिंग है। कल जब इंटरिम ऑर्डर आया और उसमें सुप्रीम कोर्ट में ये बोला गया कि गवर्नर के जो भी डिसीजंस रहेंगे, वो चाहे फ्लोर टेस्ट के बारे में हो या अब नए सरकार को बनाने के बारे में है या बहुमत परीक्षण के बारे में है, ये सारी बातें भी जुडिशियल रिव्यू के भीतर आएंगी। अब तीसरे नंबर पर जो चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग हैं, स्पेशली डिस्क्वालिफिकेशन का एस्पेक्ट, अब उन विधायकों को बहुमत परीक्षण के दौरान वोटिंग करने की इजाजत रहेगी कि या नहीं रहेगी, व्हिप किसका माना जाएगा, इन सारी बातों पे मैं नहीं समझता हूं कि अभी कोई एक्शन होगा। और इन सारी बातों पर सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्षों को जवाब देना होगा, सभी पक्षों के जवाब के आधार पर उसमें आखिरी फैसला होगा। लेकिन आज मुख्यमंत्री बनने से शिंदे की दावेदारी मजबूत हो गई है शिवसेना पर, क्योंकि अब वो व्हिप जारी करके अपने मुख्यमंत्री पद के लिए बहुमत परीक्षण के दौरान सारे विधायकों को वो कंपेल कर सकते हैं कि वो उनके पक्ष में वोट दें। और एक दिलचस्प बात ये भी समझने की है, क्योंकि उनको अभी बाकी विधायकों पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि सरकार जिसके तरफ होती है उसी की तरफ बाकी विधायक जाते हैं। इसीलिए वो अकेले यहाँ पर आए हैं, बाकी विधायक एक दूसरे राज्य में गोवा में हैं। इसलिए जब सरकार बनेगी तो सरकार के साथ संगठन और बाकी विधायक भी आएंगे, जिससे कि उनको दावेदारी, कानूनी दावेदारी में आसानी होगी। मैं समझता हूँ कि घटनाक्रम उसकी तरफ इंडिकेट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद विराग जी जुड़ने के लिए और इस जो ये तमाम सवाल हैं इस पे रोशनी डालने के लिए।